हाल ही में MTR टेक्नोलॉजीज के स्टॉक ने जो मैसिव सर्ज दिखाया है, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ग्लोबल AI टेलविंड्स और क्लीन एनर्जी की बढ़ती डिमांड ने इसमें एक जबरदस्त मोमेंटम ला दिया है। तो आज हम इस कंपनी का एक डीप इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि क्या MTR टेक्नोलॉजीज आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, या फिर ऐसी तेजी के बाद ये एक डेंजरसली ओवरवैल्यूड और रिस्की इन्वेस्टमेंट बन चुका है। आज हम बिना किसी बायस के प्योर फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इस डिफेंस और क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरर का पूरा सच समझेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एनालिसिस में हम इन 5 कोर एरियाज पर फोकस करेंगे: बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल ग्रोथ वर्सेस एफिशिएंसी, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स, की रिस्क्स और वैल्यूएशंस, और आखिर में मेरा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू। आखिर ये कंपनी एक्चुअली अपना पैसा कहाँ से कमाती है? मार्केट में अक्सर लोग MTAR को एक प्योर डिफेंस स्टॉक समझकर हाइप करते हैं, पर नंबर्स की सच्चाई थोड़ी अलग है। इनका लगभग 77% रेवेन्यू क्लीन एनर्जी और फ्यूल सेल सेगमेंट से आता है। डिफेंस का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 3% है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर पावर मिलकर लगभग 17% का हिस्सा बनाते हैं, और एक बड़ा पोर्शन एक्चुअली सीधा इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। अब स्पेस सेगमेंट की बात करें तो MTR एक बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर बन चुका है। इसरो के मिशंस के लिए विकास इंजन्स और GSLV के क्रायोजेनिक सिस्टम सप्लाई करना इनकी हाई लेवल प्रिसिजन इंजीनियरिंग को दिखाता है। इस लेवल की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के चलते नई कंपनीज के लिए इस मार्केट में एंटर करना लिटरली ना के बराबर है। सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी MTR इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के कोर कंपोनेंट्स में 70% का बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। कायगा 5 और 6 जैसे नए रिएक्टर ऑर्डर्स और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से इनकी लॉन्ग टर्म पाइपलाइन को बहुत सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आगे चलकर SHNT बिल से जुड़े रेगुलेटरी चेंजेस और नई न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क्स पर जरूर नजर रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, फाइनेंशियल ग्रोथ वर्सेस एफिशिएंसी। मार्केट की हाइप और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक चेक करना जरूरी है। इनके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स सच में एक्सप्लोसिव थे। Q4 FY26 में रेवेन्यू सीधा 67% से ज्यादा बढ़कर 306 करोड़ रुपए हो गया, और नेट प्रॉफिट वहां एक मैसिव 222% का जंप देखा गया। प्रॉफिट सीधा लगभग 44 करोड़ रुपए पर आ गया। ये टॉप लाइन मोमेंटम डेफिनेटली शानदार लग रहा है। लेकिन अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ग्रोथ और एफिशिएंसी के बीच एक सीरियस डाइवर्जेंस साफ दिख रहा है। एक तरफ पिछले 5 सालों में इनकी सेल्स लगभग 26% के बढ़िया CAGR से बढ़ी है, पर दूसरी तरफ इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE गिरकर लगभग 6% पर आ गया है। जब सेक्टर के बाकी पेयर्स 20% से ऊपर ROE दे रहे हैं, तो MTR का ये गिरता हुआ नंबर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस कमजोर एफिशिएंसी का अहम रीजन इनका हेवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है। इनके फिक्स्ड एसेट्स लगभग 29% से एक्सपैंड हुए हैं, जबकि उसी टाइम पीरियड में रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 16.4% थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बिजनेस स्केल को चलाए रखने के लिए इन्हें लगातार भारी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, जो आगे चलकर इनके फ्री कैश फ्लो को बुरी तरह दबा सकती हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स और ट्रिगर्स। वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ इंजन को तेजी दे रहे हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। AI डेटा सेंटर्स की बूम की वजह से ब्लूम एनर्जी ने ओरेकल के साथ 2.8 गीगावाट का डील साइन किया है, और सबसे खास बात, MTR ब्लूम एनर्जी का सोल इलेक्ट्रोलाइजर सप्लायर है। इसके अलावा MNC एरोस्पेस डिवीजन में 45 से 50% की रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है। साथ ही जो नई बैटरी स्टोरेज इनक्लोजर्स के प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं, उनसे आने वाले सालों में एक बहुत तगड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम आने की उम्मीद है। किसी भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है। यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर पर्वत श्रीनिवास रेड्डी और उनकी टीम के पास इन नीश सेक्टर्स में लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। यही ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन पर इतना भरोसा करते हैं। चलिए आप चौथे सेक्शन की बात करते हैं, की रिस्क्स और वैल्यूएशंस। देखते हैं इस बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटीज क्या हैं। सबसे बड़ा रियलिटी चेक है इनका सिवियर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इनका 55 से 65% रेवेन्यू सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट से आता है, ब्लूम एनर्जी।
अगर ब्लूम एनर्जी के ऑपरेशंस या डिमांड में कल को थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो उसके ऑर्डर्स का सीधा और मैसिव इम्पैक्ट एमटीआर की आमदनी पर पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए सच में एक बड़ा रिस्क है। हालांकि एक अच्छी खबर भी है, इन हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बावजूद इनकी बैलेंस शीट अभी तक काफ़ी कंजर्वेटिव और स्ट्रॉन्ग दिखती है। लॉन्ग टर्म डेट कम होकर 81 करोड़ रुपए पर आ गया है और डेट टू इक्विटी रेशियो अभी सिर्फ 0.23 है। इसका मतलब है कि कंपनी पर डेट का बर्डन बिल्कुल मैनेजेबल है। अब आते हैं वैल्यूएशंस पर। आज की डेट में कंपनी का मार्केट कैप लगभग 19,914 करोड़ रुपए को टच कर चुका है। ये स्टॉक हिस्टोरिकली एक बहुत ही स्काई हाई पी रेशियो पर ट्रेड करता है। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाँ कैपिटल एफिशिएंसी सिंगल डिजिट में है, क्या मार्केट को ऐसी एब्सोल्यूट परफेक्शन प्राइसिंग करनी चाहिए जो शायद लंबे वक्त तक सस्टेन ना हो सके? आखिरी सेक्शन, फाइनल वर्डिक्ट और आउटलुक। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक्चुअल पिक्चर क्या बनती है? फाइनल वर्डिक्ट एक बैलेंस्ड अप्रोच मांगता है। एक तरफ एमटीआर एक क्रिटिकल और नीश सप्लायर है जिसके पास ब्लूम एनर्जी, इसरो और नए न्यूक्लियर पॉलिसीज की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। पर दूसरी तरफ इनकी वैल्यूएशन एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपेंसिव है और रिटर्न मैट्रिक्स थोड़े वीक लग रहे हैं। आगे चलकर अगर इस प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है तो मैनेजमेंट को अपनी इस ऑर्डर बुक को बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी और सॉलिड फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट करके दिखाना ही होगा। तो आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाता हूं। क्या नई प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और ब्लूम एनर्जी के एआई ड्रिवन कॉन्ट्रैक्ट्स एमटीआर को अपनी इस एक्सट्रीम प्रीमियम वैल्यूएशन को लॉन्ग टर्म में जस्टिफाई करने में मदद करेंगे? अगर इस कंप्लीट एनालिसिस से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक्सप्लेनर को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किस कंपनी पर एनालिसिस होना चाहिए।